नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 के नवे संस्करण का उद्घाटन किया और कहा कि आज भारत निवेश, नवाचार और निर्माण के लिए सबसे बेहतर स्थान है। भारत का लोकतांत्रिक ढांचा, सरकार की अनुकूल सोच और बिजनेस के लिए जरूरी माहौल ने देश को निवेश हितैषी गंतव्य बना दिया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस और दूरसंचार क्षेत्र में देश की सफलता आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की शक्ति को दर्शाती है। साथ ही मोबाइल, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और संपूर्ण प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम में जहां भी वैश्विक बाधाएं हैं, भारत के पास दुनिया को समाधान प्रदान करने का अवसर है। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने डेटा खपत के मामले में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बताया और निवेशकों को दूरसंचार क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया। पीएम ने कहा कि निवेश, नवाचार और मेक इन इंडिया के लिए ये सबसे अच्छा समय है। पीएम ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई लग्जरी नहीं रह गई है, बल्कि ये लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई है। आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। चाय का उदाहरण देना मेरी आदत है, पर यूजर डेटा कंजम्पशन में हम दुनिया के अग्रिम देशों में आते हैं। इसका अर्थ है कि भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई प्रिविलेज या लग्जरी नहीं है, ये भारतीयों के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनके जमाने में टेक्नोलॉजी को देश में आने में कई दशक लग जाते थे। पीएम ने कहा कि आज सरकार देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। पीएम मोदी ने हाल ही में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी मेड इन इंडिया 4G को एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि ये डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। ये देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है। अब भारत दुनिया के उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य है। ये डिजिटल सेल्फ रिलायंस की दिशा में, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की दिशा में देश का एक बड़ा कदम है। इंडिजिनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे। पीएम ने कहा कि सरकार ने पुराने कानून की जगह टेलीकम्युनिकेशन के लिए नया कानून बनाया। नीतिगत स्तर पर 21वीं सदी के हिसाब से नए कानून की जरूरत थी। अब अनुमति जल्दी मिलती है और नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। पीएम ने भारतीय कंपनियों से उन मौकों को देखने के लिए कहा जहां आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट आ रही है। पीएम ने कहा कि सेमीकंडक्टर का निर्माण पहले कुछ देशों तक ही सीमित था। आज 10 इकाइयां सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए देश में लगाई जा रही हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पूरी दुनिया किस तरह से आज भारत को मान रही है, पहचान रही है और किस तरह से है ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म वैश्विक समस्याओं के समाधान का भी। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल SP कोचर जुड़े हुए हैं, महानिदेशक हैं COI के, और डॉक्टर चरण सिंह जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। कोचर साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम भारत मोबाइल कांग्रेस की बात करते हैं तो दूरसंचार और मोबाइल से आगे बढ़कर कैसे ये कुछ ही वर्षों में एशिया के सबसे बड़े डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच के रूप में उभरा है? आपका सवाल पूरा समझ नहीं आया, फिर से बोलेंगे? किस तरह से, अगर हम मोबाइल कांग्रेस की बात करते हैं, भारत मोबाइल कांग्रेस की बात करते हैं, तो किस तरह से ये सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्लेटफॉर्म आज बन गया है और भारत की भूमिका इसमें कितनी अहम?
देखिए 9 साल पहले हमने आईएमसी शुरू किया था, इसकी प्रतिक्रिया शुरू की थी। तब ये छोटा प्लेटफॉर्म था और हमारा एम था कि जिस तरह वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस होता है उसी प्रकार से हम हिंदुस्तान के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे टेलीकॉम प्लेयर्स एकत्रित हों और उसकी अपनी 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 दृष्टिकोण और सेवाएं पब्लिक के सामने रख पाएं। तब से लेके अब तक बहुत अंतर आ गया है। अब एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये बन गया है और साथ साथ हमारे देश की जीडीपी और व्याख्यान बढ़ने के लिए हम इतनी बड़ी मार्केट बन गए हैं कि कोई भी देश दुनिया का हमको इग्नोर नहीं कर सकता। तो इसलिए बहुत लोग इस प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हो रहे हैं, बहुत टेलीकॉम प्लेयर्स इस पे एकत्रित हो रहे हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन के हों, वो सब इधर आके अपनी अपनी सेवाएं और अपने अपना दृष्टिकोण दे रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारा ग्रोथ जो है बहुत बहुत तेजी से हुआ है और अगर इसी तरह हम चलते रहे तो बहुत जल्द हम इंटरनेशनल स्केल पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएंगे। बिल्कुल। चरण सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से एक बड़ा प्लेटफॉर्म और इस बार जो इसकी थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, क्या कुछ कहती है थीम और किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इससे दिखाई दे रहा है? देखिए, जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, एकदम युवा पीढ़ी है और प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में भी यही कहा। अब ये युवा पीढ़ी हमेशा क्रिएटिव रहती है और इनोवेशन और चैलेंजेस को लाइक करती है। अब बिल्कुल यही बात हुई। प्रधानमंत्री जी ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके की प्रेजेंटेशंस आ रही थी वो स्टार्टअप्स पे आ रही थी और 4G और 5G और 6G की बातें हो रही हैं। और आप इमेजिन करिए कि जहां हमारा देश, मैं खुद IIM बेंगलोर में पढ़ाता रहा हूं 2012 से और वहां पे सर्वे करने गांवों में जाता था, जहां हमारे देश में 2G भी मुश्किल से मिलता था और हैंड हेल्ड डिवाइसेस के कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी। अब हर डिस्ट्रिक्ट में 5G पड़ा हुआ है। तो मानना मुश्किल है कि 10 साल में इतनी प्रगति हो सकती है। और यही नहीं, 4G के स्टैक, 4G का स्टैक का मतलब है एकदम सुई से लेके टावर तक सब कुछ आपके पास अंदर प्रोडक्शन हो रही है, देश के अंदर प्रोडक्शन हो रही है। वो 4G स्टैक एकदम रेडी पड़ा है एक्सपोर्ट करने के लिए। उससे ये बात समझ आ रही है कि टेक्नोलॉजिकली हम लोग एकदम एडवांस हुए हैं और लीप फ्रॉगिंग किया है। जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा और जैसे हम अपने विकसित भारत का ड्रीम लेके आगे चल रहे हैं, उसमें लीप फ्रॉगिंग करना बहुत जरूरी होगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आ रही है हमारे देश में, ये हमें उस विकसित भारत की जगह पे बहुत जल्दी ले जाएगी। 2030 तक हम लोग 6G का प्लान कर रहे हैं। 6G अगेन बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है। 6G का हम प्लान कर रहे हैं। तो जहां तक टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर और मोबाइल इकोनॉमी का सवाल है, मुझे लगता है कि भारत एकदम फ्रंटियर कंट्रीज में चल रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो आंकड़े प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में दिए वो बहुत ही इंप्रेसिव थे कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन है वो 6 गुना बढ़ी है और जो हमारे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग है वो 28 गुना बढ़ी है और मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स हैं जो 127 गुना बढ़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। तो ये एक विकसित भारत की तरफ और एक युवा भारत के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। बिल्कुल, एक बड़ी विकासात्मक जो रहा है वो दिखाई देती है। कोचर साहब, आपसे यही समझना चाहेंगे किस तरह से जो भारत का आत्मनिर्भर विजन है उसको ये पूरा करता हुआ दिखाई देता है। जब हम उपलब्धियां देखते हैं तो हर जिले में 5G कवरेज है और लगातार जो 6G की तरफ आगे हम बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में कितना बड़ा, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, इस थीम की बात करते हैं, तो वो परिवर्तनकारी साबित होगा। तो ये परिवर्तन तो जारी है और आप खुद ही देख रही हैं कि परिवर्तन पूरे देश में हो रहा है। 5G का नेटवर्क ऑलमोस्ट पूरे देश में पहुंच चुका है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि हर एक विलेज में नेटवर्क पहुंच गया है और डेटा कंजम्पशन शुरू हो गई है। तो डेटा कंजम्पशन के साथ समृद्धि आएगी और देश के लिए भी जीडीपी बढ़ेगी। तो इसके हिसाब से जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है उसी प्रकार से विकास हर एक क्षेत्र में हो रहा है। और इसको देखते हुए मद्देनजर
रखते हुए ये बहुत अहम बात है कि बाहर देशों के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, वो इंडिया में आके अपनी अपनी इकाइयाँ लगाएंगे, जिससे कि ना कि वो केवल भारत के लिए सामान बनाएं, लेकिन वो बाहर बाहर भी एक्सपोर्ट करें इंडिया से। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया में एक ऐसा सिस्टम बन गया है, आपने आज स्टार्टअप्स में भी देखा, आपने मेक इन इंडिया की जो जो इकाइयाँ लगी हैं उसमें भी देखा कि ऐसी ऐसी चीज़ें भारत में बन रही हैं जो कि कोई संभव पहले समझ ही नहीं पाता, लेकिन अभी वो संभव हो रही है। और अगर इस स्पीड पे हम बढ़ते रहे तो ये दिन दूर नहीं कि हम अपना टेलीकॉम नीड्स को तो मीट करेंगे इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स के साथ, लेकिन यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करेंगे पूरे वर्ल्ड के लिए। और यही एक ऐसा देश है जहाँ पे सबकी नजरें गड़ी हुई हैं कि ये कैसे होगा, लेकिन सबको मालूम है ये कि होगा। क्वेश्चन है कि कितनी देर में होगा, लेकिन जिस स्पीड पे हम जा रहे हैं ये बहुत जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल, इसी स्पीड पे हम बात करेंगे। चरण सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम भारत की उपलब्धियों की बात करते हैं तो कुछ ही समय पहले मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया गया। कितनी बड़ी ये स्वदेशी उपलब्धि है, क्योंकि भारत अब इस क्षमता के विश्व में जो 5 देश थे उनमें शामिल हो गया है, और अपने आप में जब व्यावसायिक पहुंच की बात करते हैं तो उसके लिए ये कितना बड़ा माध्यम है? देखिए, हम लोग यहाँ रुके नहीं है ना, हम तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सरकार टेस्ट बेड्स प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पे टेस्ट बेड्स में हम लोग 4G 5G 6G को पूरा टेस्ट करेंगे, तो एक गति तो चल ही रही है। और जिस तरीके प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में शुरू में कहा कि देखिए मुझे जो प्रेजेंटेशन दी गई वो एप्लीकेबल एप्लीकेशन भी तो हो रही हैं इन चीज़ों की, जो रोज़मर्रा जो लोग हैं उनकी भी लाइफ में उसका फ़ायदा होगा। जब उन्होंने कहा कि देखिए इतना चीप हो गया है कि एक चाय के कप से सस्ता 1 GB पड़ रहा है, उसका मुझे क्या फायदा है? एक सवाल उठ सकता है। ये फायदा है कि उनकी प्रेजेंटेशन में प्रधानमंत्री ने शुरू ही वहां से किया कि फ्रॉड डिटेक्शन में और AI में ये सारी चीजें, फ्रॉड प्रिवेंशन में और क्वांटम कम्युनिकेशन में ये सारी चीजों का फायदा होगा। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नेम से के लिए नहीं हो रही है। एम्प्लॉयमेंट का भी उन्होंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसके साथ जो हम कह रहे हैं GDP में और हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे वो भी हो रहा है, और साथ में हर वर्ग के लोगों को उसका एडवांटेज मिलेगा, फ्रॉड डिटेक्शन में मिलेगा, क्वांटम कम्युनिकेशन में मिलेगा। वैसे भी जो 4G 5G 6G हैं इनका स्पीड में बहुत फर्क पड़ता है। अब जब बात आती है मेक इन इंडिया पे, जब मेक इन इंडिया पे बात आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इंडिजीनियस अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाएंगी। हमारी जो युवा जनता है, युवा बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। और देखिए जब अपॉर्चुनिटीज बनती है, मैं तो सिंपल एंगल से, एम्प्लॉयमेंट के एंगल से देख रहा हूँ, जहाँ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है वहाँ पर हम अट्रैक्ट करेंगे FDI, फॉरेन कंट्रीज के टैलेंट को भी अट्रैक्ट करेंगे। पर जब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट में हर किस्म की हमें युवा को एम्प्लॉय करने की पॉसिबिलिटी मिलेगी। पैकेजिंग है, उसके बाद उससे मूव करना है, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट की R&D चल रही है, एकेडमिया के साथ, IITs के साथ, मैनेजमेंट स्कूल के साथ इंटरेक्शन चल रहा है। तो मुझे लग रहा है जैसे सिलिकॉन वैली स्टैनफोर्ड में इंडस्ट्री और एकेडमिया का एक इंटरेक्शन की मिसाल है, उसी तरह ये कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट में 5G पहुंच रहा है और इतने वास्ट स्केल में हमने ये प्रोडक्शन करना है, तो इंडियन इंडस्ट्री जगह जगह पर, और जब आप स्टैक की बात करते हैं तो 4G स्टैक टेक्नोलॉजी भी है, और 4G स्टैक में पिलर्स और पोल्स का भी क्रिएशन वो भी है, उनकी भी क्रिएशन होनी है, उनके अंदर भी टेक्नोलॉजी ने जाना है, उसके अंदर मटेरियल ने जाना है। तो जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज ये सारी चीज खोल देगा, तो मुझे लगता है बहुत ही पावरफुल टूल है हमारे पास। कोचर जी, जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जब हम बात करते हैं नवोन्मेष की, युवाओं की, और उसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज भी होता है, 500 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं जो इस बार इनवाइट किए गए हैं, कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और किस तरह से एक जो हम टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बात करते हैं उससे कितना बड़ा इसमें फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है? क्या कुछ आगे की राय ये दिखाएगा? देखिए, आज भी आपने देखा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। जो स्टार्टअप सिस्टम 2 साल पहले
हमने बात करनी शुरू की। पिछले साल उन्होंने प्रोटोटाइप्स दिखाए, इस साल उन्होंने प्रोडक्शन मॉडल्स दिखाते जो कमर्शियल एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इंडिया में भी खपत हो रही है। तो कुछ सेक्टर में हमारे स्टार्टअप इतने आगे बढ़ गए कि देश अभी टॉप 5 में आ गया है। जैसे क्वांटम है, वहाँ सबसे आगे अभी हम चल रहे हैं। और उसके साथ अगर आप ये मद्देनजर रखें कि 6G में भी हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं कि हम लीडर बने और उसकी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी जो बन रही है, यहाँ से सिर्फ प्रोडक्ट्स इंडिया से बनेंगे और बाहर जाएंगे और इंडिया में भी खपत होंगे। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी, इंडियन टेक्नोलॉजी है, वो भी एक्सपोर्ट होगी, क्योंकि यहाँ की टेक्नोलॉजी बाकी जो करंट मैन्युफैक्चर है उससे सस्ती होगी, बेहतर होगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी। तो इसलिए इसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी और वो दिख भी रहा है। अगर आप आज आपने जो प्रेजेंटेशन देखी उसमें एटलीस्ट 3 स्टार्टअप ने ये बोला कि हम बहुत सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, जो खपत हो रही है बाहर। तो ये बढ़ता जाएगा। पॉसिबली अगली आईएमसी में आप देखेंगे कि बाहर जाके हमारी इकाइयां भी लगेंगी। तो ये धीरे धीरे भारत उभरेगा टेलीकॉम सेक्टर में एज ए प्रोवाइडर ऑफ टेक्नोलॉजी, एज ए प्रोवाइडर ऑफ प्रोडक्ट्स। ये होना लाजमी है और ये होगा। बिल्कुल। चरण सिंह जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी आज कहा और कोचर जी भी आज बता रहे थे कि जो भारतीय स्वदेशी टेक्नोलॉजी है वो भी बाहर जा रही है और तमाम तरह की जो संभावनाएं पैदा हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि वैश्विक सप्लाई चेन में जिस तरह से बाधाएं आती हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और भारत उसका एक बड़ा समाधान बन सकता है। क्या कुछ इस दिशा में आप देखते हैं और क्या कुछ इसमें किया गया है, क्या कुछ किया जाने की आवश्यकता है? एक बात तो मैं आपसे कहूंगा कि जो रिमोट पार्ट्स हमारे देश में थे अब वो भी कनेक्ट हो गए। उससे आप देखिए कि वहां पे जो युवा हैं, और बार बार मैं युवा पे इसलिए जोर देता हूं कि प्रधानमंत्री ने खुद अपनी स्पीच में कहा युवा आबादी वाला देश है। युवा, बिल्कुल युवा देश, और ये हमारे लिए हमेशा के लिए नहीं है, अगले 20 साल के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, तो उसका हमने पूरा बेनिफिट लेना है। वो जो रिमोट प्लेसेस को जब हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं और वहाँ पर जो युवा हैं उनको भी तो एक वो मिल रहा है ना, उत्साह मिल रहा है, और वो भी चीज़ देख रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है और उससे उनको भी उत्साह मिलने से वो भी इस पूरे प्रक्रिया में अपना योगदान डालेंगे। वो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है कि आप एक युवा को जिंदा कर देते हैं कि आप ये इनोवेट करिए, आपके लिए यहाँ मौका है और ये अभी आप इससे आगे बढ़ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ग्रोथ की कोई सीमा नहीं है। अब सरकार क्या कर रही है वो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपना स्पीच में उल्लेख किया कि जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो एक एक्ट बनाया 2 एक्ट्स को मिला के, ताकि उसमें भी स्मूथनेस आई। फिर किस किस को फायदा होगा? अब साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी रिसर्च होगी। वो भी मुझे लगता है कि बहुत हर पुरुष, हर देशवासी के लिए बैंकिंग में तो इसका बहुत ज़्यादा हमें लाभ होगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड का हमें बहुत डर रहता है बैंकिंग में, बैंकिंग फ्रॉड्स में। और जिस तरीके बैंकिंग फैल रही है और जिस तरीके एटीएम से आजकल कौन जाता है, आज सारी बैंकिंग तो आजकल इंटरनेट पे हो रही है, उसके बड़े स्ट्रॉन्ग फायरवॉल्स चाहिए। जैम ट्रिनिटी के नीचे, जैम ट्रिनिटी के अंतर्गत कितने ही लोग जो टेक्नोलॉजी इतने सेवी नहीं है वो भी बैंकिंग कर रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड का हमें बहुत डर रहता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस होंगी। इससे जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज खुल रही है हमारे अपने देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट की, और जो विदेश में हमारे ट्रेडिंग पैटर्न्स खुलेंगे वो भी बहुत बड़ा है। इसमें एक और चीज़ है, आप जानते हैं कि यूपीआई जो हमारे देश का है वो पूरे दुनिया में अभी उसका डंका है कि हमने एक कमाल का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट और उसकी बढ़ोतरी के लिए भी हमें ये सारा कुछ चाहिए, तो उसको हम और स्ट्रेंथन करें। अब आगे जाके क्या होगा? आप जानते हैं कि इस टाइम पे एआई रेवोल्यूशन के अंदर से दुनिया गुजर रही है और बहुत तेजी से एआई रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया जा रहा है। अगर हमारा देश डिजिटल, मोबाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है तो हमें ये एआई को एसिमुलेट करना और एआई का लाभ लेना और एआई को लीवरेज करके आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर मैं उसी जगह जा रहा हूँ कि जो रिमोट एरियाज में हमारे युवा बैठे थे, हम उन सबको भी टैप कर सकते हैं। जो इस टाइम पे डोरमेंट बैठे थे, अब हम उनको एक्टिवली टैप कर सकते हैं। वो हमारे देश के लिए जैसे शक्तिशाली कदम है।
बिल्कुल। कोचर जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो आज का समय है सबसे सही समय है जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जब हम निर्माण की बात करते हैं, जब हम निवेश की बात करते हैं, और उसमें उन्होंने सुधारों का भी जिक्र किया। उन्हीं सुधारों में महत्वपूर्ण उन्होंने नया दूरसंचार अधिनियम को भी बताया। किस तरह से निवेश के लिए एक बेहतर माहौल इससे बना है? देखिए, भारत में जो पुराना टेलीग्राफ एक्ट था वो समय की धारा के हिसाब से नहीं चला, और इतने सालों के बाद भी वो चेंज नहीं हुआ था। तो वो 2024 में वो नया टेलीकॉम एक्ट बनकर आया, और उसको एक ऐसे सुचारू रूप से बनाया कि वो अगले 15-20 साल तक चलेगा। और एक्ट और रूल्स और एसओपीज, ये तीन का गठबंधन बना के इसकी इलास्टिसिटी और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी निर्भर की गई है। अब इसको देखते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है, और गवर्नमेंट का जो इसके ऊपर फोकस रहा है कि ईज ऑफ बिजनेस, आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस, ऐसी चीजें होनी चाहिए बाहर के जो निवेशों को जो खटकती थी, उस पर काफी पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन जितना हुआ है वो भी सराहनीय है, और वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें, हर बाहर का निवेशी ये देखता है कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, और इंडिया में जो लागत है वो बाकी मुल्कों के बनस्पत कम है, और इंडिया का जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है बाकी मुल्कों में से ज्यादा है। तो ये चीजें मिला के वो भारत में निवेश करना चाहेगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करना चाहेगा, और वो हो रहा है। और टैक्स की छूट देके और प्रोत्साहन देके गवर्नमेंट ने ये साबित किया कि हम सीरियस हैं, हम निवेश लाना चाहते हैं, लेकिन हमारी शर्तों पे आएगा। ये नहीं है कि आप निवेश लगा के सारा प्रॉफिट बाहर ले जाएं, वो नहीं होगा। तो जो आप निवेश लेकर आएंगे वो हमारी शर्तों में हमारे देश की बेहतरी के लिए लाएंगे। उसको अगर आप उन शर्तों से मंजूर हैं तो आप आइए, आपको हम वेलकम करते हैं। और ये उनका नजरिया जो हमारी गवर्नमेंट का है वो माना गया, विलिंगली माना गया, इसीलिए निवेश बढ़ रहा है। और भारत अब एक टेलीकॉम प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत अच्छा साइन है, और ये आगे चलते हुए भारत को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग देशों में सबसे ऊपर लेकर जाएगा, और भारत एक एक्सपोर्टर बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चरण सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज बताया भी, और बहुत शॉर्ट में पूछना चाहेंगे, किस तरह से भारत डेटा सेंट्रिक इकोनॉमी के रूप में अब तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, और किस तरह से विश्व में भी इससे भारत की जो तकनीकी क्षमता है उसको एक अलग पहचान मिल रही है। कुछ शक नहीं है इसमें। ये भी हम लोग टेक्नोलॉजी मूवमेंट टेक्नोलॉजी की हो रही है, उससे डेटा बहुत ज्यादा जनरेट हो, तो डेटा सेंट्रिक रिसर्च की बहुत जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने आज एक बहुत अच्छी बात कही, जो मैं क्योंकि विदेशों में काफी वर्ष रहा हूँ, तो उन्होंने कहा रिलायबिलिटी और स्केल दोनों की हमें जरूरत है। एक तो अगर हमने पूरे विश्व भर के लिए ये चीजें बनानी है, तो इस टाइम पे अभी तक सिर्फ चाइना ही वो स्केल अफोर्ड कर पा रहा था, पर अब हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस तरीके के नए कानून बनाए गए, जिस तरीके की हम लोगों को सहूलियत दी गई नई बिजनेस के लिए, तो स्केल पे जोर है। पर स्केल के साथ साथ कुछ महीनों से मैंने देख रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने एक बार पहले भी कहा था कि आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया में उसका कोई भी पैरेलल ना हो। तो स्केल एंड रिलायबिलिटी दोनों की बहुत जरूरत है। उस चीज पे आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत एम्फेसिस किया है, और उसमें आप जानते हैं कि रिसर्च का बहुत बड़ा रोल होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वही बात आ जाती है कि IITs और हमने बना रखे हैं टेक्नोलॉजी सेंटर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये सारे हमारे पास वेल डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस हैं।
उस एकेडमिया के साथ इंडस्ट्री का मिलकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो उस चीज की भी इन्होंने बात की आज की स्पीच में कि जहां पर हम लोग स्केल, रिलायबिलिटी की बात करते हैं, R&D और डेवलपमेंट मिलके करना पड़ेगा। इसमें मुझे लगता है कि बेस्ट एग्जांपल प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का है। सरकार भी इनको प्रोवाइड कर रही है, बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है लगातार सरकार, और इस दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। कोचर जी, एक छोटा सा सवाल आपसे भी कि किस तरह से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि विश्व को एक विश्वसनीय साझेदार की, विश्वसनीय डिजाइनकर्ता की जरूरत है, और भारत उसमें आगे क्यों नहीं बढ़ सकता है? बिल्कुल भारत बढ़ेगा, उसमें तो शक ही नहीं है। जिस प्रकार से हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपना रहे हैं और इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट आप बना लीजिए, अगर वो सही क्वालिटी की नहीं बनेगी, कोई उसको नहीं खरीदेगा। सिर्फ ये कहना कि भारत का बना हुआ, भारतवासी नहीं उसको खरीदेंगे अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं हो। तो क्योंकि इनकी खपत हो रही है, तो ये आपको बिल्कुल एक संकेत देता है कि क्वालिटी जो हम प्रोडक्ट्स इंडिया में अभी बना रहे हैं उसमें सरकार और मैन्युफैक्चरर और उपभोक्ता जो कि ऑपरेटर्स हैं, इन तीनों की साझेदारी से ये बन रहे हैं और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बन रहे हैं। और अगर ये प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर रहे हैं नेटवर्क्स में, तो ये लाजमी है कि हम माने कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बेहतर क्वालिटी पे। उसके बगैर हम अपने नेटवर्क्स में ऐसे प्रोडक्ट क्यों लगाएंगे? और ये सुचारू रूप से सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल, यही वजह है कि जो भारत की साख है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जो आत्मनिर्भर विजन है उसके दृष्टिकोण से तो ये महत्वपूर्ण है ही। बहुत शुक्रिया कोचर जी आपका, बहुत शुक्रिया चरणजीत सिंह जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।